प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन सदृश परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कोई भी जो स्थायी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी ऊर्जा होती है, किस ऊर्जा के तहत इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों तरफ, उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक उसकी गतिज ऊर्जा होती है और एक उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है, तो उस निश्चित कक्षा में घूमने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो पहले हम गतिज ऊर्जा को निकालेंगे और फिर स्थितिज ऊर्जा को, और दोनों को जोड़ करके कंबाइन जो होगा वो टोटल एनर्जी उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो मान लीजिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E उसका आवेश है, V उसका वेग है। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, या 1/2m। देखिए v अभी हमने पीछे निकाला था। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका वेग क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ZE² / 2h∈0 मैंने अंदर कर दिया और इसका स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 m Z² e⁴/4 h²∈0² और n²। देखिए, मैं इसको कुछ एक नए कांस्टेंट के रूप में इसको लिखना चाह रहा हूँ, और वो कांस्टेंट हमारा होता है 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, ये 2 इधर 8 हो जाएगा, m e⁴ Z² मैंने यहाँ लिख दिया, m e⁴, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, 2 चको 8 अपॉन 2 4 8 8∈0 स्क्वायर CH³ ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और गुणा गए n² भी है यहाँ पर अभी, और इस n² को मैं अलग लिखूंगा अभी आगे। लेकिन जितना मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा, देखिए m e⁴ पहले से है, ये 8 भी पहले से है, ε0 भी पहले से है, c पहले से नहीं, यानी इस c की गुणा करनी पड़ेगी मुझे, और h² था h³ कर दिया, तो ये h भी एक लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर, और अपॉन n²। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग नियतांक। एक इसका आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, m e⁴ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ε0² CH³, ये होता है R, रेडबर्ग नियतांक। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये आता 1.09 × 10⁻⁻7 नहीं +7 m⁻⁻1, ये इसकी वैल्यू आती है। तो ये याद रखना है आपने, वैसे कहीं भी पर भी जब कैलकुलेशन होगी तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, लेकिन नहीं दे रखी है तो आपको इसको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो ये गतिज ऊर्जा, ये एक्स्ट्रा था यहाँ पर, तो k बराबर जो हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम पहुँच रखे हैं अभी, और देखिए Z², ये R हो गया यहाँ पर, इंटू C इंटू H अपॉन n², या k बराबर, देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z² RHC अपॉन n²। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, RHC अपॉन n²। और अगर अब यदि हम RHC इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें, R की वैल्यू रख दे 1.09 × 10⁻⁷, H प्लांक नियतांक होता है,
6.6 इंटू 10⁻34, c प्रकाश का वेग है। तीनों को अगर रख देंगे हम तो ये लगभग आ जाता हमारा इसकी जो वैल्यू आती 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से जो हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो देखिए हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से गतिज ऊर्जा के बराबर जेड स्क्वायर 13.6 बटे एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब स्थितिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है, आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो उसकी अभी स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। ऐसे ही तो U बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब देखिए कूलाम के नियम वाला पार्ट हम बता रहे थे तो आपको ध्यान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/R, ये उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो Q1 क्या है यहाँ पर ZE, Q2 क्या है -E अपॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन R त्रिज्या है, ये हो गया। U बराबर, अब देखिए यहाँ से -ZE⁴ सॉरी स्क्वायर है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट R। अब देखिए R की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, तो R का मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पर, और वो है, आपको ध्यान होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m ZE स्क्वायर, ऐसा कुछ इसका मान था, आपको ध्यान आ रहा होगा, और ये हमने रख दिया। अब देखिए इसको फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम यहाँ पीछे हमने किया था। तो देखिए ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, और U बराबर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है ये Z भी ऊपर चला जाएगा, तो -Z² ये हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा ME⁴ अपॉन, देखिए इसको 8 करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ मैं ये 2 भी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये एप्सिलॉन की एप्सिलॉन से इंटू हो गई, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, और देखिए h भी है, यानी CH³ कर देता हूँ, तो एक C लिखा मैंने एक्स्ट्रा, एक H लिखा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और साथ में क्या है, यहाँ पर n स्क्वायर भी छोड़ रखा, तो ये n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, U = -2Z², ये हो गया RCH/n²। फिर जिसको मैं रहने दे रहा हूँ अभी, तो तभी क्या हो जाएगा, देखिए U = -2Z² RHC/n² या U = -2Z²। देखिए इसकी वैल्यू जो है 13.6 आती थी, मैं अभी बता चुका हूँ आपको पीछे, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब देखिए ये हमारी गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, E बराबर K + U। तो देखिए क्या हो जाएगा, Z² 13.6/n² -2Z² 13.6/n²। तो देखिए ये हो जाएगा, मैंने दोनों को मान लिख दिया। तो फिर E बराबर हो जाएगा -Z² 13.6/n²। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सदृश परमाणु की मैं बात कर रहा हूँ उसमें घूम रहा है, उसकी एनर्जी हमने निकाल दी।
इस ऊर्जा के साथ वो क्या करेगा, नाभिक के चारों तरफ घूम रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप कर रहा है, माने जैसे मैं बोलूं कि भाई E1 बराबर माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर बराबर माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन N2 स्क्वायर हो जाएगा। और E2 से जब E1 में आ रहा है तो ऐसे केस में देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिल जाती है बोहर के नियम के अनुसार, तो उस एनर्जी को पा करके वो उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रहने के बाद फिर अपनी मूल ऊर्जावस्था में गिर जाता है। और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो उसके लिए हम बता रहे थे, पीछे भी बता चुका हूँ मैं ये, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, अगर ये हम रखें तो माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखिए जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर और देखिए ये एच न्यू हो जाएगा, देखिए, और यहाँ से जेड स्क्वायर डॉट 13.6, देखिए ये कॉमन हो गया यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। ठीक है, या इसको मैं RH से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर RH से भी इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ से एच कट जाएगा, देखिए ये एच कट जाएगा, तो C अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डॉट RC 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर हो जाएगा ये, तो C भी कट गया, तो यानी 1 अपॉन लेमडा, यानी किस तरंग दैर्ध्य का जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी उसकी तरंग दैर्ध्य अगर निकालनी है तो इस फॉर्मूले से आ जाएगी, जेड स्क्वायर डॉट R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये तरंग दैर्ध्य के लिए क्या आ गए, व्यंजक आ गए। अब अगर ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर मैं बोलूँ, ये तो जनरल है, माने कोई भी परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर रख देंगे, उसके सदृश तरंग दैर्ध्य निकल जाएगी कि भाई जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य रहेगी। तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, तो 1 अपॉन लेमडा बराबर, ये बराबर हो जाएगा R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो तब जो है तरंग दैर्ध्य के लिए इतना व्यंजक हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका किसी भी कक्षा में घूम रहे, स्थायी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और उसके संगत जब संक्रमण हो रहा है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तो कितनी तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित होगी। तो यह था आपका। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। परमाणु के विभक्त ऊर्जा स्तर कि किसी भी पदार्थ के परमाणु ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को ही अवशोषित करते हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तेजित होने में, तो उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।